हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत सारा ईमानदारी से किया गया प्रयास एक दिन अंतिम रूप से आपको सफल करता है। चैंपियन स्क्वायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है चैंपियन परिवार। आज हम डिस्कस करेंगे, सीधे मुद्दे पे आते हैं, रोजगार और निर्माण। वक्त कौन सा है? 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच का। ठीक है, हम सीधे बिल्कुल मुद्दे पे उतरते हैं। बिल्कुल टाइम आपका, हम मान के चलते हैं कि आपका समय एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है आपके करियर बनाने के लिए। और आपके करियर बनाने में हम ईमानदारी से, अपना समर्पित तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले रोजगार निर्माण। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का एकमात्र उद्देश्य है निवेश। क्यों? हर व्यक्ति को रोजगार दिया नहीं जा सकता, हर व्यक्ति को रोजगार के लायक बनाया जा सकता है। और उनका एक ऐसा मिशन है कि अगर हम व्यक्ति को या ऐसा माहौल बना दें जिससे वो व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, ना केवल वो आत्मनिर्भर हो बल्कि कई लोगों के लिए रोजगार देने का एक कारण बने। और यही माहौल हमारे माननीय मुख्यमंत्री बना रहे हैं निवेश के माध्यम से। उद्योग और व्यापार के संचालन में सरलता, पारदर्शिता, निष्पक्षता और समय सीमा का पालन हेतु राज्य सरकार अपने हिसाब से प्रतिबद्ध रूप से काम कर रही है। क्या है शब्द? याद रखिएगा, जब भी एंटरप्रेन्योरशिप यानी पेपर 4 पार्ट बी का सेगमेंट आप लिखेंगे तो आपको ये शब्द लिखना है। जब आप भ्रष्टाचार से संबंधित या अपना एथिक्स में सब्जेक्ट कुछ लिख रहे हैं, अपना प्रशासन वाला काम, प्रशासन वाला जो वर्डिंग होती है या प्रशासनिक शब्द लिख रहे हैं या उसका क्वेश्चन डील कर रहे हैं, तब भी आपको शब्द क्या लिखना है? सरलता, पारदर्शिता, निष्पक्षता और समय सीमा के पालन हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। अहमदाबाद में स्थापित होगा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का कार्यालय। अब आपके प्रीलिम्स का एक फैक्ट बन जाता है कि नव हाल ही में कहाँ डिसीजन, या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि कहाँ मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का कार्यालय स्थापित होगा। तो आंसर होगा अहमदाबाद। आपको यही लिखना है। सूरत इंटरैक्टिव सेशन। इंटरैक्टिव सेशन का तात्पर्य क्या है? जहां माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ने वाले, व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ने वाले जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे इंटरैक्टिव सेशन किया जाता है कि भैया आपको क्या क्या समस्याएं हैं, हम समस्या का समाधान देंगे। हम आपको सिंगल विंडो सिस्टम देंगे, बस मध्य प्रदेश में आइए, इन्वेस्टमेंट करिए। यहाँ आपको बहुत कुछ लग्जरी व्यवस्था देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार आतुर है। और यही भाषा शैली मध्य प्रदेश का एक इमेज बनाने का काम करती है। और माननीय मुख्यमंत्री सभी को कन्विंस करते हैं, और कन्विंस करने के परिणाम स्वरूप 15,710 करोड़ रुपए तक का निवेश सूरत से प्राप्त हुआ है। हमको विदेश जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। हमारे देश के लोगों के द्वारा मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट होना प्रारंभ हो गया। इससे क्या होगा? अब देखिए, अब हमको जब भी हम आंसर राइटिंग लिखते हैं तो हमको क्या याद रखना है? ये प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्ट हो गया। अब हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में, अच्छा इस बीच में आपको मैं बता दूं कि मैं हम रोजगार निर्माण में आपको अभी इस पूरे वीडियो में प्रीलिम्स कैसे निकालें और मुख्य परीक्षा के सिनॉप्स कैसे बनाएं, उसको 30 पन्ने को 40 पन्ने को कैसे छोटा करें और मेंस कितने जल्दी निकालें, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो क्या होगा? पेपर 4 पार्ट बी, 11,000 से अधिक लोगों को, यहाँ लोगों को रोजगार का सृजन होगा। मध्य प्रदेश में भारी उद्योग है ना, हैवी इंडस्ट्रीज, एमएसएमई और कुटीर उद्योग में तेजी से बढ़ रहा है। बस हमको यही सब कुछ लिख देना है बस। और ये जितनी चीजें हैं, क्या करना है? 3 शब्द लिखना है, 4 शब्द: सरलता, पारदर्शिता, निष्पक्षता और समय सीमा। ये 4 शब्द आपके आंसर में 4 चांद लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना है? निवेशकों को बिना रुकावट प्रोजेक्ट शुरू करने का अवसर, राज्य की एमएसएमई नीति और लॉजिस्टिक पॉलिसी। याद रखिएगा, जब इस प्रकार के शब्द आए उद्यमिता पेपर 4 पार्ट बी में, तो आपको तुरंत रिलेट करना है, अपने आप को एनालिसिस करना है कि ये किसका सेगमेंट है। तो पेपर 4 पार्ट बी, अगला शब्द भी देखने को मिलेगा, राज्य की एमएसएमई नीति और लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक मतलब जब हम कोई सामान, बना हुआ सामान एक जगह से दूसरे स्थान भेजते हैं और दूसरे स्थान से अपने पास मंगाते हैं, तो ट्रैवल करने वाले जो ट्रक होते हैं वो लॉजिस्टिक्स का एक पार्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने वाली चीज। जैसे आप फ्लिपकार्ट में ई कार्ट देखते होंगे, बड़ा बड़ा बैग लेके आता है व्यक्ति, ये सब लॉजिस्टिक वाला सर्विस है ना। डिलीवरी, बहुत बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल नंबर लेवल की कंपनी है, वो भी लॉजिस्टिक्स की कंपनी है। तो लॉजिस्टिक पॉलिसी ने उद्यमिता को नई गति प्रदान की है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी और 1,000 मिलियन क्यूबिक मीटर जल आपूर्ति क्षमता, निर्बाध पावर सप्लाई और 10 से लेकर 40% तक की सब्सिडी राज्य को निवेशकों के लिए आकर्षित बनाती है। गुजरात के सूरत जैसे औद्योगिक शहरों के निवेशकों ने मध्य प्रदेश में अपनी दूसरी कर्मभूमि के रूप में इसको अपनाने का एक प्रण ले लिया है।
लैंड अलॉटमेंट प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो गई है, तेज हो गई है, हेजल फ्री हो चुकी है, जिससे निवेशकों को बिना किसी रुकावट के प्रोजेक्ट शुरू करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब आप ज्योग्राफी में एमपी ज्योग्राफी लिखेंगे, उद्योग से संबंधित कौन कौन से चैलेंजेस हैं और कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, तब भी हमको लिखना है। पेपर 4 पार्ट बी में जब भी हमको अवसर मिलता है लिखने के लिए कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, सर वॉइस स्लो आ रही है, ब्रेक होके आ रही है, अब क्लियर आ रही है? मुझे लग रहा है आवाज क्लियर आ रही है, सॉरी मैंने देख नहीं पाया। साक्षी, राजीव बघेल, आवाज क्लियर आ रही है गाइस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस बताएं और बताएं कि आवाज क्लियर आ रही है। सॉरी मैं मैसेज नहीं देख पाया, बताइए क्लियर है, ऑडिबल? जल्दी बताइए, यस नो। 5 लोग ऑनलाइन है, आवाज आ रही है? साक्षी, राजीव, जल्दी बताइए। उम्मीद है कि आपकी आवाज आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। चलिए, तो हमको क्या लिखना है कि राज्य की सरकार ने एमएसएमई पॉलिसी लाई है। लॉजिस्टिक, यस सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू राजीव। लॉजिस्टिक पॉलिसी ने क्या कर दिया, उद्यमिता को एक नई गति प्रदान कर दी है। फिर कौन सा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एक चीज अगेन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल के एक्सप्रेस वे और 1000 मीटर क्यूबिक मीटर जल आपूर्ति सिस्टम, ये सबसे बड़ा जो हमारे लिए हमारी जो क्षमता है और हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हम नदियों का मायका वाला क्षेत्र है, यानी चारों तरफ हमारे नदियों का चारों तरफ जाल फैला हुआ है, जल की कमी मध्य प्रदेश में नहीं है। और यही जल हमारे पावर का जो कंजप्शन, पावर का जो क्या कर सकते हैं, पावर का जनरेशन में सबसे बड़ा योगदान अदा करती है। तो क्या है, निर्बाध पावर सप्लाई और 10 से 40% की सब्सिडी। मध्य प्रदेश पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां स्टार्टिंग लेवल पे ही 30 मतलब 10% से लेकर 40%, इवन 50% तक की सब्सिडी देना प्रारंभ कर दिया। और यही निवेशकों को बुलाने का सबसे बड़ा कारण है। और तेजी से लैंड अलॉटमेंट की प्रक्रिया सिंगल विंडो सिस्टम है, बस आप पर्चे डालिए, अपनी डिमांड डालिए और आपको चीजें इजीली आपको मिल जाएंगी। तो बस यही हमको लिखना है। तो मध्य प्रदेश में पूरा रोजगार और निवेश का माहौल बना हुआ है। फिर 7 जुलाई को लुधियाना में, अब क्या है, सूरत से जाने के बाद सीधे लुधियाना पहुंचेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और हाल ही में जहां तक मुझे लग रहा है कि कल परसों उनका इन्वेस्टमेंट की जो मीटिंग है वो हो चुकी है। मध्य प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोलने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में चल रही औद्योगिक संवाद श्रृंखला में इंटरैक्टिव सेशन, अब नेक्स्ट इंटरैक्टिव सेशन कहाँ होगा, लुधियाना में होगा। ठीक है, बेंगलुरु में जा चुके हैं, सूरत में जा चुके हैं, और क्या कर रहे हैं, इस लुधियाना में आपको उद्योगपतियों से मिलेंगे। टेक्सटाइल, क्यों, लुधियाना अपने कपड़ों के लिए फेमस है। ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से डायरेक्टली 1-to-1 इंटरैक्टिव सेशन करेंगे। और ना केवल इंटरैक्टिव सेशन करेंगे बल्कि वहां से निवेश प्राप्त भी करेंगे। ठीक है, फिर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए प्यारे बच्चों, एक बगिया माँ के नाम, पहले एक पेड़ माँ के नाम से था, माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा चालू किया गया एक इनिशिएटिव था, एक पेड़ माँ के नाम, अब एक बगिया माँ के नाम। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यही है कि हमारी पृथ्वी को, हमारे आसपास के माहौल को, सबसे पहले क्या है, हम पेड़ काटते हैं, पेड़ लगाने का काम नहीं करते। और धीरे धीरे मध्य प्रदेश शासन कोशिश कर रही है कि जो हमारे मनरेगा के काम करने वाले जो हमारे मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको ये काम दिया जाता है। और आसपास के जो प्राइवेट लेवल के आपके जो लैंड है, वहाँ वहाँ अपने पेड़ लगाइए और फलदार वृक्ष लगाइए। हम आपको कुछ इनिशिएटिव्स भी देंगे, कुछ पैसे भी देंगे, और इसके माध्यम से धीरे धीरे करते करते ये बगिया एक फुलवारी बन जाएगी, एक फलों की एक बहुत बड़ा वो हो जाएगा, सोर्स बन जाएगा। बस यही है हमारा उद्देश्य। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए पूरे देश में ज्ञान क्या कर रहे हैं, ज्ञान अभियान चलाया जा रहा है। पीएम मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित होकर प्रदेश में भी एक नई परियोजना शुरू की जा रही है। उसका नाम है एक बगिया माँ के नाम। प्रदेश में मनरेगा, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि केवल हम काम की चीज बताते हैं। हाईलाइट इसीलिए कर दिया कि क्योंकि ये पीडीएफ आपको सीधे सीधे यूट्यूब पे मिल जाएगी और सीधे टेलीग्राम पे लिंक मिलेगा और उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या है, प्रदेश में मनरेगा के माध्यम से एक बगिया माँ के नाम परियोजना चलाई जा रही है। जब भी आपको मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न आएगा और इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न आएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको रोजगार से संबंधित कुछ मध्य प्रदेश सरकार के इनिशिएटिव्स लिखना पड़ेगा। तुरंत लिखिए एक पेड़ या एक बगिया माँ के नाम। क्या करना है इसमें, परियोजना के अंतर्गत मनरेगा के माध्यम से प्रदेश की 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह की पात्र महिलाओं की निजी भूमि पर
30 लाख से अधिक फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे, जो महिलाओं की आर्थिक तरक्की का आधार बनेंगे। ये केवल बगिया नहीं बनेगी, लोगों की इनकम का सोर्स बनेगी, और यही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोगों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होगी। और यही मध्य प्रदेश शासन का उद्देश्य है। प्रदेश की स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं की 30,000 एकड़ निजी भूमि पर एक बगिया माँ के नाम से ये परियोजना में पौधारोपण किया जाएगा। लगभग 1,000 करोड़ रुपए की आजीविका संवर्धन के लिए 30 लाख उद्यानिकी पौधों का रोपण किया जाएगा, जो आगे चल के फलोद्यान के रूप में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 50,000 लीटर का एक जल कुंड बनाया जाएगा, जहां से जो हम वाटर का जो रिसोर्स है, हमारा वाटर का रिसोर्स, यही जल कुंड बनेंगे। फिर साथ ही साथ बता दें कि ये परियोजना कब होगी। बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हो आपके पास तो क्वेश्चन भी पूछते चलिएगा। ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। अब ये योजना कब होगा, तो प्रीलिम्स के लिए एक क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों, जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चैंपियन स्क्वायर का आपको सबसे अच्छा एक संदेश है कि इस टाइप की योजना तुरंत पूछी जा रही है। अभी लेटेस्ट परसों के दिन ये पूछा गया एक योजना है, तो इसको एकदम रट के जाएं कि 15 अगस्त से शुरू होने वाली कौन सी योजना है। एक बगिया माँ के नाम कब से चालू हो रही है? 15 अगस्त से चालू। फिर कब तक चलेगी? तो 15 सितंबर तक चलेगी। जैसे जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से लेकर 30 जून चला था। क्लियर है बच्चों? याद होगा मुझे लग रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से लेकर 30 जून। क्या है जल गंगा संवर्धन से? यानी कि जो भी पुरानी अवसंरचना पड़ी हुई थी, जहां साफ सफाई सफाई नहीं थी, जहां वाटर स्टोर किया जा सकता था, उसको साफ सफाई कर दिया गया। जल गंगा संवर्धन, कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं, है ना। उसको क्या कंजर्वेट कर करके क्या कर रहे हैं, यही वाटर रिसोर्सेज का हम पानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए, सभी मात्राओं में के लिए यूज करने के लिए हम इसका उपयोग किया जा रहा है। अच्छा, ये बात ये भी फील करिएगा, मार्च से लेकर जून की प्रक्रिया थी ये, क्योंकि जुलाई से बारिश का टाइम आ जाता है। तो 30 मार्च से 30 जून जल गंगा संवर्धन अभियान। फिर 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर कौन सा? एक बगिया माँ के नाम। तो उल्लेखनीय है, एक बगिया माँ के नाम की परियोजना आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह से चालू होगी, जो फलदार पौधारोपण करेगा। और न केवल पौधारोपण भी होगा, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भरता की प्राप्ति भी होगी। क्लियर है गाइस? बस हमको बस यही याद रखना है। और प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हमारे उपस्थिति में, साथ ही मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री क्या करें कि हम 2047 तक जितने लक्ष्य दिए हुए हैं, उसका कमिटमेंट से हम पालन करने जा रहे हैं, उसको पूरा करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? देखिए भैया, सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में राज्य सरकार पहलों को सशक्त बनाने के लिए, और प्यारे बच्चों, इसको पेन और पेपर रखिए, पेन चलाते रहिए, ये काम की चीज है आपके लिए। पीपीपी मॉडल यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है, नीतिगत निर्णयों में सहयोग करना है, योजनाओं, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, तो योजनाओं के प्रभावी मूल्यांकन और व्यापक सर्वेक्षण के माध्यम से जो दीर्घकालिक योजनाएं हैं, है ना, विकसित भारत @2047, उसकी राह में मध्य प्रदेश भी अपना कंट्रीब्यूशन देने जा रहा है। ठीक है। उल्लेखनीय है कि आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों, वैज्ञानिकों, सशस्त्र बलों, पंचायती राज प्रतिनिधियों, युवाओं, शिक्षकों, विद्यार्थियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है। अब इसमें क्या क्या होगा? जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती, कौशल विकास। अब जब भी @2047 आए, तो आपको यही सब चीजें लिखनी है। क्या? जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, वनीकरण, नशा मुक्ति, जेल सुधार, सीमावर्ती गांव का विकास जैसे क्षेत्रों पर क्या कर रही है मध्य प्रदेश शासन? काम कर रही है। और यही शासन देश के कंट्रीब्यूशन में, देश को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान निभा रही है। क्लियर है गाइस? फिर प्रदेशवासियों को आवश्यकता अनुसार बिजली की उपलब्धता राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अब राज्य सरकार क्या कर रही है? स्मार्ट मीटरिंग उन्होंने सिस्टम लगाया है, स्मार्ट मीटर लगाया है, जितना रिचार्ज करोगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। मगर एक जमाने में जो हम कटिया लगाते थे, है ना, जो तार रहता था, उसमें हम अपनी ऐसे लुग्गी लगा लेते थे, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी तो यूज होती थी, बट उसका बिल नहीं पे करते थे। अब स्मार्ट मीटरिंग के थ्रू क्या होगा, जितना रिचार्ज करेंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जिससे आपको गुणवत्ता युक्त चीजें मिलने जा रही है। यही माननीय मुख्यमंत्री का है। स्मार्ट मीटर मॉडल के माध्यम से बहुत अच्छा है, जिससे विद्युत उपभोक्ता के हितों में सबके घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस उपभोक्ताओं को क्या होगी, इसके माध्यम से 20% सब्सिडी भी मिलेगी, या सस्ती जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बोला कि ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को स्मार्ट मीटर लगाने की जो गति है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। अब आपके लिए प्रीलिम्स का डेटा है, और जब भी ऊर्जा से संबंधित डेटा है, तो आपको लिखने का एक सबसे अच्छा माध्यम क्या है? प्रदेश में 1.34 करोड़ घरेलू स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 21 लाख मीटर लगाए जा चुके हैं। तो 1.34 करोड़ क्या करना है, स्मार्ट मीटर लगाने का टारगेट है, जिसमें 21 लाख मीटर लग चुके हैं।
ये थोड़ा सा हमारे जो पेपर 3 है उसका ऊर्जा वाला सेगमेंट इसमें जोड़ना है सर, स्वच्छता संबंधित। हाँ राजीव, बहुत वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, सब हम आपको बता दें प्यारे बच्चों, जो मध्य प्रदेश के बाहर और इंदौर में जो देख रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में हमने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। हम मध्य प्रदेश की ऐसी पहली संस्था होंगे जहां डेडिकेटेड तरीके से फैकल्टी एक एक बच्चे पे काम कर रही है। हम 70 के 70 80 बच्चे जो हमारी क्लासरूम प्रोग्राम में हैं, उन पर हम डेडिकेशन के साथ एक एक बच्चे पे काम कर रहे हैं, समर्पण के तरीके से। कैसे कि उनको सिनॉप्स कैसे बनना है, वो परेशान है, सिनॉप्स नहीं बन रहा है, हम बनाएंगे, हम बनवाएंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, इस पर भी काम कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ उनको लग रहा है कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, खाने का टाइम अलग है, घूमने फिरने का टाइम है, वो टाइम मैनेज करने के लिए भी हम गार्जियन के तौर पे आपके पास मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको लग रहा है कि आप कभी कभी बीमार हैं, घर चले गए, तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो हमारी क्लासेस मिलेंगी, 2-3 मतलब ये जो फाउंडेशन बैच है 4 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम का एक्सेसिबिलिटी दे दी जाएगी, प्रिंटेड नोट्स, हैंड रिटन सिनॉप्सिस। फिर 1-to-1 सेशन होता क्या है, हर बच्चे की स्ट्रेंथ वीकनेस अलग होती है, हम उस व्यक्ति पर बच्चे पर पर्सनल काम कर रहे हैं। साथ ही साथ 3 साल का जो स्वर्णिम समय है, यहाँ हम लिखना सिखाएंगे, यहाँ हम पढ़ना सिखाएंगे, और सबसे बड़ी बात, एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करने जा रहे हैं। कैसे? एक अधिकारी डे 1 से अधिकारी होता है, मगर वो अपने आप को क्या करता है, डाउट में रहता है, उसको चीजें पता नहीं रहती, वो अपने आप से यही पूछता है क्या मैं बन पाऊंगा। मगर हम आपकी पर्सनालिटी पे डे 1 से काम करेंगे, हम स्टेज पे कैसे इंटरेक्टिव हो जा सकता है, इस पे काम करेंगे। वाद विवाद सैटरडे, हर सैटरडे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी क्लास लेके आ रहे हैं, जहां आपको इंटरव्यू के रूम में कैसे एंटर करना चाहिए, कैसे वाद संवाद करना चाहिए, ये सब कुछ सिखाने जा रहे हैं फाउंडेशन बैच पे। तो हमारा फाउंडेशन बैच का 3 दिन डेमो लेना ना भूलें। याद रखिएगा कि आप उनसे जुड़े जो इस शिखर तक पहुंच चुके हैं, इस मुकाम को प्राप्त कर चुके हैं। उनसे जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए, आप भी बहुत अच्छे स्टूडेंट और बहुत अच्छे सिविल सेवक बनेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम बता दें कि हमने 1 ईयर, क्या ये हमारा फाउंडेशन बैच है 3 साल के लिए, 12वीं पास बच्चों के लिए, ये उनके बच्चों के लिए है जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। हम दुनिया में एक प्रीलिम्स, एक मेंस, एक इंटरव्यू मिलता है, हम कुछ अलग कर रहे हैं। एक प्रीलिम्स 2 बार मेंस पढ़ रहे हैं, आप एक बार पढ़िए, अगेन दोबारा पढ़िए, हम आपका एक बार ही चार्ज लेंगे, दोबारा चार्ज नहीं लेंगे, हम लिख के गारंटी दे रहे हैं, ये लिखा हुआ गारंटी है। 1 फीस, 2 मेंस, एक प्रीलिम्स और 1 इंटरव्यू। क्या कर रहे हैं? हैंड रिटन सिनॉप्सिस, 1-to-1 गाइडेंस, प्रिंटेड नोट्स, हैंड रिटन सिनॉप्सिस, टेस्ट सीरीज, याद रखिए प्रीलिम्स की और मेंस की फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज, 2 साल का जो ऑनलाइन एक्सेस, सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। और याद रखिएगा कि हमारी सबसे बड़ी विशेषता ये है, हम प्रत्येक व्यक्ति पर एक एक बच्चे पर काम कर रहे हैं, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक डेडिकेटेड फैकल्टी आपके लिए मौजूद है। साथ ही साथ फाइटर बैच, वो बच्चे जो प्रीलिम्स देखने जा रहे हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच रिया। वो बच्चे जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिए प्रीलिम्स बहुत टफ प्रोसेस हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एक पोस्ट के लिए 1800 बच्चा कंपटीशन में होता है। मेंस तो एक पोस्ट के लिए 20 बच्चे कॉम्पिटिट करते हैं, बट यहाँ प्रीलिम्स में बहुत तगड़ा कंपटीशन है। और प्रीलिम्स ऐसा सेगमेंट है, अगर प्रीलिम्स निकल जाती है तो आत्मविश्वास आता है खुद पर, और पेरेंट्स को आप पर आत्मविश्वास आता है कि नहीं, मेरा बेटा या मेरी बिटिया कर ले जाएगी। तो प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और हम मध्य प्रदेश में पहली ऐसी कोचिंग होगी जो नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं, नोटिफिकेशन आने के पहले पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई नहीं होती है, उसके बाद क्या होता है, रिवीजन होता है। हम क्या कर रहे हैं, अभी से 6 महीने पहले से ही हमने बिल्कुल बेसिक लेवल पे काम किया है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम बताते हैं। हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे, जो कि सब करते हैं। और हम क्या नया कर रहे हैं, हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिक के माध्यम से, जो कि आपको क्लासरूम में याद रहे। फिर आपको यहीं रिवाइज करा रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू के माध्यम से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, हम इस बोर्ड में वो पेपर, क्वेश्चंस पेपर लगाते हैं, दिखाते हैं, और आपके दिमाग को ट्रेंड करते हैं कि क्या दिया हुआ प्रश्न आप सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा दिमाग हो सकता है। हम आंसर नहीं दिखाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आंसर दिखाते हैं, और उस स्लाइड में उस संबंधित फैक्ट से संबंधित जितने अधिक फैक्ट हो सकते हैं, हम सब कुछ आपसे डिस्कस करते हैं। तो एक फैक्ट में कम से कम आपको 50 फैक्ट क्लियर हो जाते हैं। और यही हमारी विशेषता है कि हम फाइटर बैच, हम नाम ही हमने उस हिसाब से रखा है, फाइटर बैच, जो हमेशा जूझ के काम करने के लिए रेडी हो। बस यही काम आपको करना है। तो मैं मानता हूं कि वो बच्चे जो ऑनलाइन माध्यम में है, वो ऑनलाइन लेवल पे आए, और जो ऑफलाइन माध्यम के स्टूडेंट हैं, हमारे क्लासरूम को जरूर जाइए और 3 दिन का डेमो जरूर लेना
ना भूलें। चलिए मुद्दे पे आते हैं। ये हमारी क्लासरूम है। देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, हमारी इंटरव्यू की क्लासेस जो हमारे देश के इंटरव्यू दे रहे हैं उनकी क्लासरूम है। ये हमारा भरा हुआ बैच है। प्यारे बच्चों एक बार आप देख लीजिए कि भैया आपका क्लासरूम कैसा है। ये हमारा डिजिटल क्लासेस है, ये सब कुछ आपको दिख रही होगी, दिख रहा है। फिर नेक्स्ट इंटरैक्टिव सेशन, हम बोल रहे थे ना हम एक एक बच्चे पे काम करते हैं। सर खुद बैठे हुए हैं, यहाँ हम लोग भी बैठते हैं बीच बीच में, जब भी हमें समय मिलता है लेक्चर के बाद तुरंत एक एक बच्चे पे बैठ के काम करते हैं कि नहीं बेटा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करते हैं, आपकी वीकनेस क्या है। हर बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, हर अलग ग्रामीण परिवेश से आते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे वर्ग से आते हैं, मतलब वर्ग से तात्पर्य क्या है कि उनके माता पिता बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, आईएएस हो सकते हैं, तो वो तो लायक हैं। मगर जो लोग समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको जोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और वही काम हम करने जा रहे हैं। कैसे, एक एक बच्चे पे काम कर रहे हैं। फिर ये हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारा इंटरव्यू रूम है जहां हम बच्चों को बैठाते हैं और यहाँ 4 पैनलिस्ट बैठे रहते हैं। वो आपको बताते हैं कि कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे अभिवादन करना है, कैसे बात करना है, कहाँ 1 to 1 आई कांटेक्ट रखना है, ये सब कुछ हम आपको सिखाते हैं। फिर चलिए मुद्दे पे आते हैं। बिल्कुल, हम ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पे नहीं, सीधे मुद्दे पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, हमको सीधे मुद्दे पे आना है। काम काम की चीज क्या है, देश के प्रधान न्यायाधीश कौन है, जस्टिस वी आर गवई। जब भी याद रखिएगा, जब भी आप किसी ने पूछा कि आपके प्रधान न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायमूर्ति कौन है, तो तुरंत नाम नहीं मत ले देना है कि जस्टिस बी आर नहीं, बी आर गवई नहीं बोलना है, बोलिए माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस वी आर गवई, ठीक है। ऐसे नाम लेना है, आदत में सुधार करिए। न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिज्म। अब जब भी आपके पास पॉलिटी से संबंधित यानी न्यायिक सक्रियता से संबंधित आपके पास कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो तुरंत इसको करंट से रिलेट कर देना है। अब मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि समय बहुत वेस्ट हो जाएगा। बस याद रखना है कि देश के प्रधान न्यायाधीश सीजीआई बी आर गवई ने कहा कि न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिज्म जरूरी है, लेकिन इसे न्यायिक दुस्साहस यानी जुडिशियल एडवेंचरिज्म या न्यायिक आतंकवाद में बदलने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। कभी कभी क्या है, हद से ज्यादा न्यायिक प्रणाली एक्टिव हो जाती है, जो कि एक अच्छे स्वतंत्र या लोकतांत्रिक देश के लिए खतरे का भी सौदा हो सकता है, ये उनका कहना है। और नागपुर जिला कोर्ट बार एसोसिएशन में इन्होंने इस बात को बोला कि भारत के लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सीमाएं तय हैं। न्यायपालिका अपनी सीमा ना लांघे, वैसे ही कार्यपालिका न्यायपालिका की सीमा में भी एंटर न करे। वही काम करना है, सभी को अपने संविधान और कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। ये जो एक संदेश था, ये पूरे भारत के लिए सभी जुडिशियल जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनके लिए एक कड़ा संदेश था कि भैया आप अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अपना जजमेंट पारित करना है। फिर काम की चीज क्या है इस हफ्ते में, देख लीजिए। चीन और भारत के बीच, रक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय एक बैठक हुई है। चीन का कहना है कि वह सीमा निर्धारण पर बातचीत करने के लिए तैयार है और सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। अब हमारे लिए काम की चीज क्या है, तो भाई आप देख लीजिए कि रक्षा मंत्री कौन है, तो रक्षा मंत्री हमारे श्री राजनाथ सिंह है। संघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान ये द्विपक्षीय द्विपक्षीय बातचीत हुई है। इस दौरान श्री राजनाथ सिंह ने बोला है कि भारत और चीन को सीमा तनाव पर कम करने के लिए और सीमा निर्धारण के लिए हमने तरीके से बात और अपना रिप्रेजेंटेशन रखा हुआ है, और धीरे धीरे ये मैटर हो सकता है ये आगे चल के सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब देखिए, जब भी आपदा प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन आए, आपदा प्रबंधन, तो याद रखना है केंद्रीय जल आयोग, ठीक। क्या है इसका टैग, हो आपो ज्योति रसोमत है। केंद्रीय जल आयोग CWC ने बताया कि देश भर में 5 राज्यों की 11 नदियों का जलस्तर खतरे की ओर बढ़ रहा है। यही हमको लिखना है ज्योग्राफी के आपदा प्रबंधन में। इस टाइप का जब भी प्रश्न आए तो हमको इसको मेंटेन कर लेना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश कह रहे हैं, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु में 12 स्थानों पर जलस्तर का बढ़ने के चांसेस हैं। तो CWC की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में गंगा, घाघरा नदियां जो चेतावनी के स्तर से ज्यादा क्रॉस कर जाएंगी। और ये सब कुछ आपको याद रखना, आप अपने ज्योग्राफी वाले सेगमेंट से इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है गाइस। फिर है ये सच्चा लोकतंत्र चर्चा को बढ़ा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ गए हुए हैं, तो भैया कुछ देशों की अभी यात्रा पर निकले हैं। कौन कौन से देश हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में घाना की संसद को संबोधित किया है। अब आपके प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बन सकता है
कि भाई अभी जो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो यात्रा थी उसमें पहला देश कौन था, तो बताइए, घाना। तुरंत बताना है घाना कहाँ है, उन्होंने बोला कि कहाँ। अब उन्होंने स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने कहा कि सच्चा लोकतंत्र चर्चा और बहस को बढ़ावा देता है। उन्होंने बताया कि भारत लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र हमारे लिए एक सिस्टम नहीं बल्कि एक संस्कार है। जब भी हम प्रश्न लिखें और प्रश्न का आंसर लिखें तो आप ऐसे ही आंसर लिखना है कि भारत एक लोकतंत्र की जननी है, जहां क्या है, लोकतंत्र की जननी है जहां सिस्टम नहीं संस्कार काम करता है। आपका जो निष्कर्ष है नेक्स्ट लेवल पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी जीवन शैली हजारों वर्षों से चली आ रही है और संस्कृति का हिस्सा है। संबोधन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कि घाना के संस्थापक राष्ट्रपति डॉक्टर क्वामे एनक्रूमा को श्रद्धांजलि दी गई है। तो घाना के संस्थापक कौन थे, राष्ट्रपति डॉक्टर क्वामे एनक्रूमा को श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद त्रिनाद और टैगोर निकल गए। तो बस आपको ये याद रखना है कि कुवामा एनक्रूमा किसके संस्थापक थे, तो घाना देश के संस्थापकों में से एक हैं ये। ठीक है दोस्त, तो ये आपका काम कंप्लीट हो गया इधर से। फिर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, देखिए बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए पोषण एप्लीकेशन इंस्टॉल की गई। वैसे तो ये 2021 का मटेरियल है, बट अब जाके ट्रेंडिंग में आना स्टार्ट हुआ है। ये पोषण एप्लीकेशन या पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन क्या है कि भैया जो व्यक्ति का जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, आपको ये ट्रैक करने की बताता है कि भैया कहाँ आपको पोषण की जरूरत है, किस किस विटामिन की जरूरत है, ये सब चीज आपका इस पे है। चलिए एक नजर देख लेते हैं पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, बच्चों के स्वास्थ्य की प्रगति का रियल टाइम मॉनिटरिंग का बना आधार। क्या है, मध्य प्रदेश में बच्चों के स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कुपोषण से मुक्ति के लिए जो कार्य किए हैं उनमें परिणाम अब धीरे धीरे प्राप्त हो रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे समन्वित प्रयासों ने एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। और क्या किया, अब आपके लिए काम की चीज है कि ये एप्लीकेशन किस विभाग के अंतर्गत आती है, तो प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न अभियान चलाकर बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और धात्री महिलाओं के पोषण में सुधार लाने के लिए ये काम किया जा रहा है। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत आधार बनाकर पोषण सेवाओं की पहुंच को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना मध्य प्रदेश शासन का उद्देश्य है। और पोषण ट्रैक एप्लीकेशन के माध्यम से लाभार्थियों के किसका क्या कर रहा है, स्वास्थ्य की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इससे न केवल बच्चों के विकास के आंकड़े सहजता से उपलब्ध हो पा रहे हैं, अब जब भी आपके पास स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न आए, पोषण से संबंधित एप्लीकेशन या पोषण एप्लीकेशन पूछे या प्रश्न पूछ रहे हैं, तो तुरंत आपको क्या लिखना है, पोषण ट्रैक मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जाए प्रयास या भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का बताना है। और ये बताना है कि इससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं। यही आपका अच्छा आंसर बनाने का तरीका है। मीन्स जब भी आप लिख रहे हो, मैंने कमिटमेंट किया था, जब भी आप मीन्स लिख रहे हो तो काम करना। अभी मैं आपको कुछ नोट्स भी दिखाऊंगा, तो जब भी आप इस टाइप की चीजें करेंगे तो आप मान के चलिए कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों के शारीरिक माप, है ना, बॉडी मास इंडेक्स यानी ऊंचाई, वजन, आयु के अनुपात में पोषण स्थिति से संबंधित आंकड़े भी प्राप्त हो जा रहे हैं। और इस आंकड़ों के सतत विश्लेषण के माध्यम से भारत सरकार अब धीरे धीरे कैसे कैसे न्यूट्रिशन होने चाहिए उस पर काम कर रही है। ठीक है, पोषण ट्रैक एप्लीकेशन न केवल बच्चों के शारीरिक माप बल्कि बच्चों की कुपोषण की स्थिति में भूनापन, कम वजन की पहचान में भी सहायक है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि निचले स्तर के इसमें अमले इस पर कितने तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए काम कर रहे हैं। सीधे मुद्दे पे आते हैं। पोषण ट्रैक एप्लीकेशन सही उपयोग से कुपोषण की पहचान करना, समय पर हस्तक्षेप करना, कुपोषण को कम करना इसमें प्रमुख है। कुपोषण को कम करने में कैसे कम होगा, जब हम पर प्रति व्यक्ति या प्रत्येक बच्चे पर देख लेंगे कि भैया उसकी बॉडी किस हिसाब से है, उसको किस न्यूट्रिशन की जरूरत है, या कुपोषित बच्चा है तो उसको हम प्रत्येक जो स्टूडेंट या स्टूडेंट सॉरी प्रत्येक बच्चे पर उसकी क्षमता अनुरूप, उनकी समस्या के अनुरूप हम उस पर काम कर पाएंगे, मध्य प्रदेश शासन काम कर पाएगी। ठीक है, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 मार्च 2021 से लॉन्च की गई थी पोषण ट्रैक एप्लीकेशन राष्ट्रीय पोषण अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी राष्ट्रीय पोषण अभियान आए तब भी आपको इसको चिपका देना है चुपचाप। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, देश भर में बच्चों, गर्भवती महिला, धात्री महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग करना है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रत्येक लाभार्थी का डेटा, जैसे उसका उम्र कितना है, उसकी वजन कितना है, उसकी ऊंचाई कितनी है, ये सब, और टीकाकरण की स्थिति, ये सब उसमें दर्ज कर देगी। तो ये थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, ऑपरेशन सिंदूर प्रत्येक भारतीय को
गौरव का क्षण तब प्राप्त हुआ जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को एक करारा तमाचा दिया कि उन्होंने बोल दिया कि आतंकवादी जो जब जब आएंगे तो भारत उठकर क्या करेगा, उसका करारा सामना करेगा, और ना सामना करेगा बल्कि घर के अंदर घुस के मारेगा। और वही काम किया भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। ऑपरेशन सिंदूर क्या कर रहा है? ऑपरेशन सिंदूर भारत की रक्षा क्षमताओं, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा जीता जाता प्रमाण है। कैसे? ब्रह्मोस ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम एकदम पिन पॉइंटेड हमला करने के लिए तैयार हैं, और ब्रह्मोस ने वही मारा जहां हमारा उद्देश्य था। और पूरी दुनिया ने भारत की रक्षा जो टेक्नोलॉजी है उसको सल्यूट किया कि नहीं भाई, अब हमें भी भारत जैसा बनना है या भारत के रक्षा आयुधों को परचेज करना है, बस यही हमारी झांकी थी। तो रक्षा की भारत की रक्षा क्षमता, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता का प्रमाण, इस अभियान ने देश की मजबूत सुरक्षा तंत्र को प्रदर्शित किया, रक्षा क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूती के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक काम किया। बहुत स्लो वॉइस आ रही है, आज मेरी फर्स्ट क्लास है। राधिका खुश रहिए, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है? अब मुझे लग रही है आवाज आ रही होगी। अब देखिए सर, नमस्ते। खुश रहिए कृष्णकांत, राधिका। दिक्कत आ रही भाई बच्चों? अब आ रही है आवाज? नहीं आ रही? ठीक है, चलिए। तो क्या कर रहे हैं? अब देखिए, थोड़ा सा काम की चीज है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उत्पाद के स्वदेशीकरण में तेजी से भारत को एक बल मिला। क्या? राफेल, तेजस, अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि मैंने चर्चा की, युद्धपोत निर्माण जैसी परियोजनाएं अर्थव्यवस्था को एक क्या कर रही है? मजबूती प्रदान कर रही है। उल्लेखनीय है कि भारत का रक्षा बजट, अब आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि 2024-25 में रक्षा बजट कितना हो गया है? 6.22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस अभियान के माध्यम से या इस अभियान के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र में आर्थिक विकास के भी अवसर खुल गए हैं। कैसे? मैंने डिस्कस किया था कि पूरी दुनिया आंख खोल के देख रही थी कि भैया इस युद्ध में कौन लीडिंग पोजीशन पे है, तो भारत लीडिंग पोजीशन पे था। जानकारी के अनुसार आगामी वर्षों में 5 वर्षों में भारत को 8.9 यानी 8.9 बिलियन डॉलर का घरेलू एवं निर्यात राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप चीजों को मेंशन करेंगे तो 8.9 बिलियन यूएस डॉलर का आपको जिक्र करना है कि हमारे रक्षा इस ऑपरेशन सिंदूर आम के आम गुठलियों के दाम, यानी चीजें हमने लोगों को करारा तमाचा मारा ही मारा, साथ ही साथ इससे अर्न करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है? आगामी दिनों में युद्ध के दौरान ड्रोन तकनीक की मांग और बढ़ेगी, और भारत इस पे काम भी कर रहा है। यही कारण है कि इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत ने खुद का ड्रोन निर्माता के देश के रूप में स्थापित कर लिया है। 1550 से अधिक ड्रोन कंपनियों ने तकरीबन यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लिया है। और क्या किया है? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से एक संस्था एस्टैब्लिश्ड हुई है जो विश्व में भारतीय ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्निक की डिजाइन, विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। उल्लेखनीय है कि बेंगलुरु की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी कंपनी ने स्काई स्ट्राइकर के नाम से इसराइल की एक एलिवेट सिस्टम के साथ भी समझौता किया है। इसराइल की कौन सी समझौता? ये कंपनी है एलिवेट सिस्टम है। क्लियर है गाइस? तो भारत सरकार, ना केवल भारत सरकार बल्कि अन्य जो कंट्री हैं वो भी भारत का सहयोग कर रही हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी में। क्योंकि देखिएगा कि आने वाला जो युद्ध है वो केवल बम गोले से नहीं चलेगा, अब ड्रोन से चल रहा है। इसराइल और ईरान के बीच युद्ध जो देखने को मिला, वहां भी मैक्सिमम ड्रोन उड़ के जा रहे थे, है ना? वही अब हमको भी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उसी टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए भारत सरकार तेजी से आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो भारत सरकार ने रक्षा निर्यात के लक्ष्य को 2030 तक कितना बढ़ा दिया है? 5.8 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मतलब रक्षा निर्यात, जो भी हमारे आयुध बन रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बन रही है, ना केवल हम अपने लिए यूज करेंगे बल्कि हम अपने जो नेबर कंट्रीज हैं उनको भी बांटने का काम करेंगे। मगर 8.9 का टारगेट है, मगर आने वाले टाइम पीरियड में अगले वित्तीय वर्ष में 5.8 बिलियन यूएस डॉलर तक का लक्ष्य रखा गया है। डीआरडीओ, एचएएल, बीईएल, बीएल बीईएल जैसे निजी स्टार्टअप कंपनी रक्षा क्षेत्र में अपना तकनीक साझा कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो सीधे मुद्दे पे आना है कि हमको रक्षा क्षेत्र पे ये डिस्कस कर लिया, हमने पोषण ट्रैकर भी यूज कर लिया, और दोस्त हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। सीधे याद रखिएगा, जल संरक्षण का जन आंदोलन बना कौन? जल गंगा संवर्धन अभियान। फिर से मैं बता दूं, जल गंगा संवर्धन यह अभियान कब चालू हुआ? 30 मार्च से चालू हुआ, 30 जून तक। एक चीज, मध्य प्रदेश की जितने भी
जल संरक्षण के अलग अलग क्षेत्र थे। क्लियर है गाइस? आवाज आ रही? गुड इवनिंग हनी, कृष्णकांत नमस्ते, राधिका नमस्ते, रिया आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे, थैंक यू सो मच, राजीव बघेल वेलकम वेलकम। तो क्या है, जल गंगा संवर्धन अभियान का एकमात्र उद्देश्य, प्रीलिम्स में 2 मार्कर में इंटरव्यू में पूछ रहे हैं तो सटीक हम्बलनेस के साथ बोलना है कि सर जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 30 मार्च से चालू किया गया। कब तक? 30 जून तक के मध्य प्रदेश के जल संरक्षण के जितने भी क्षेत्र थे उनको साफ सफाई करवाई गई। और बारिश का जो समय आने वाला है, जहां बारिश होगी तो पानी को कंजर्व करना है, उसको रोकना है, संरक्षण करना है, और इस पानी को रोक कर हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसको यूज करना है। बस यही मध्य प्रदेश शासन का उद्देश्य है। कुएं बावड़ी जितने हैं उसको साफ सफाई कर देना है और वहां पानी को स्टोर करना है। इससे 2 फायदे होंगे, आपकी जरूरत भी पूरी होगी और वाटर लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। और यही मध्य प्रदेश शासन का उद्देश्य है। और ये योजना एक जन आंदोलन बन चुकी है, प्रत्येक व्यक्ति बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। और अगला जो आंदोलन तय होने वाला है वो है एक बगिया माँ के नाम। क्या है वो? 30 मार्च से 30 जून चला, कौन सा? जलगंगा संवर्धन अभियान। और एक बगिया माँ के नाम चालू होगी 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। तो याद रखना है कि दोस्त, इस टाइप की जब हम चीजों को याद करते हैं तो हमको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे घोंट लेना है। क्लियर है गाइस? 30 मार्च से 30 तक, हाँ 30 से 30, बहुत बढ़िया राजीव, ठीक है राजीव। फिर आपको बस कुछ नहीं करना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। बस हमारे रामचरितमानस की इस चौपाई के पंच तत्वों में से एक है जल, जो है जीवन का आधार। हमें जीवन के अस्तित्व के लिए जल को ही संरक्षित करना होगा। जब किसी आप निबंध का इंट्रो इस टाइप से लिखेंगे तो जांचने वाले आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप तरीके से सीधा फटाक से नंबर देंगे, और यही भाषा शैली आपको एक अच्छा अधिकारी बनाएगा। क्लियर है गाइस? तो बस हमको ये एक बार इसकी पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। 90 दिनों तक चलने वाला अभियान था। 1.29 1.29 लाख संरचनाओं का निर्माण करना। मैंने इसको रिवाइज करा दिया है, तो आपके लिए इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, मैं आपको बताने जा रहा था कि कैसे सिनॉप्स तैयार किया जाता है। चैंपियन स्क्वायर इसीलिए फेमस है, एक एक व्यक्ति पर काम कर रहा है। ये मेरे हैंड रिटन सिनॉप्स है कि कैसे लिखा जाता है। हम बच्चों पे काम कर रहे हैं। जैसे महिला उद्यमिता का टॉपिक आया, तो महिला उद्यमिता का टॉपिक आया तो आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी है। क्या लिखना है? महिलाओं द्वारा व्यापार और व्यवसाय की स्थापना, संचालन और प्रबंधन। दैट्स इट। क्या है महिला उद्यम? तो महिलाओं के द्वारा क्या करेंगे? व्यापार करेंगे या व्यवसाय करेंगे। अब 3 शब्द हैं जिससे महिला उद्यमी तय होती है। आप 3 शब्द याद रखेंगे, कौन से? व्यवसाय की स्थापना करना, संचालन करना और प्रबंधन करना। बस आपने अगर ये लिख दिया, आपका एक 2 मार्कर तैयार या 7 मार्कर तैयार। व्यवसाय की स्थापना करना, संचालन करना, उसका प्रबंधन करना, यही महिला उद्यमी की विशेषताएं हैं। और व्यवसाय के उपक्रम में अगर 51% से अधिक अगर हिस्सेदारी है तो वो महिला उद्यमी कहलाएगी। ये हमारी भाषा शैली है। फिर अगर किसी ने बोला कि किसी के अनुसार बताओ, तो पारिक के अनुसार क्या है? महिला उद्यमी वह होती है जो चुनौतीपूर्वक भूमिकाओं को स्वीकार करते हुए सामाजिक संसाधन और सहयोग के साथ समाज से अंतर संबंधन का समायोजन करती है। ये हो गया। महिला उद्यमियों की स्थिति बता दीजिए, फैक्ट क्लियर कर दीजिए। ठीक, क्लास थोड़ा लेट चल रही है क्या? ठीक है, चलिए। तो 14% स्थिति है स्टार्टअप। स्टार्टअप 35% स्टार्टअप निर्देशक है। महिला स्वामित्व वाले उद्यम 20% है। फिर भारतीय स्टार्टअपों की संख्या 6% है। महिलाओं की विशेषता बता दो: स्वावलंबन, नेटवर्किंग, नवाचार, सामाजिक परिवर्तन, समर्थन, वित्तीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत विकास, नैतिकता, कर्मठता, संगठनशीलता, ये सब कुछ विशेषताओं के अंतर्गत आता है। फिर लिखना है कुटुंब। कुटुंब क्या है? तो हम सिनॉप्स में, तो ये आपका सोशोलॉजी का सेगमेंट है। तो कुटुंब क्या है? संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है परिवार। और ये कुटुंब की परिभाषा लिख दी। इसका छोटा सा डायग्राम बना दिया कि कुटुंब क्या है? समान आवास होता है, रक्त संबंध होता है, विवाह होता है, आर्थिक सहयोग, सहवास और दत्तक व्यवस्था। कुटुंब को अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये डायग्राम बना दिया, अपने 2 भागों में बांट दिया, इसकी विशेषताएं लिख दी, कुटुंब की विशेषता लिख दी, फिर कुटुंब के लाभ लिख दिए। और यही आंसर आपको एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बना देगा। क्लियर है गाइस? ठीक। फिर गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्य व्रति कौन सा है? वृंदावन ग्राम योजना। वृंदावन ग्राम योजना क्या है भैया? प्रत्येक विधानसभा में एक गांव होगा, जहां क्या करेंगे? बस सीधे मुद्दे पे आते हैं।
गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का अनुमोदन किया गया है। इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर गांव होगा, ग्राम को कंसंट्रेट करेंगे, उसके अधोसंरचना पे काम करेंगे, जितने पशुपालक हैं उनको क्या करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे, उनको उसका उद्धार करने के लिए मध्य प्रदेश शासन थोड़ा सा इनिशिएटिव कर रही है। कैसा कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा के ऐसे ग्राम का चयन किया जाएगा जिसकी वर्तमान संख्या कितनी है, कम से कम 2000 की हो, और जिसकी वर्तमान संख्या 2000 की हो और गोवंश की न्यूनतम संख्या 500 हो। 2000 लोग हों और 500 के आसपास गौ मतलब गौ माता हो। फिर ऐसे ग्रामों को मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। क्या होगा सिस्टम, थोड़ा जान लेते हैं कैसा। इसके अंतर्गत गोपालन, डेयरी विकास, पर्यावरण संरक्षण, जैविक कृषि, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, चारागाह विकास। अब हमको क्या करना है, इसका उद्देश्य लिखना है। कैसा उद्देश्य, गोपालन, डेयरी विकास, पर्यावरण संरक्षण, जैविक कृषि, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, चारागाह विकास, अधोसंरचना विकास, स्वरोजगार, ये सब कुछ इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है मध्य प्रदेश शासन, इसका उद्देश्य है। क्या ये इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, आजीविका बन जाएगी, लोगों का इनकम का सोर्स बढ़ जाएगा। आजीविका संबंधित गतिविधियों में नंदन फलोद्यान बन जाएंगे, पोषण वाटिका का निर्माण होगा, दुग्ध कलेक्शन सेंटर बन जाएंगे, लघु वनोपज बनेंगे, आसपास के जितनी भी चीजें होंगी वहां से लोग कलेक्ट करेंगे और उसको बेचना स्टार्ट कर देंगे, और यही इसका उद्देश्य है। पंचायत सशक्तिकरण के लिए विकसित करेंगे स्वयं की आय के स्रोत, वाटर कंजर्वेशन, जन संचयन संरचना, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, नलकूप रिचार्ज, डगविल रिचार्ज, स्टॉप डैम, चेक डैम, है ना। जब पानी, वर्षा का पानी कंटिन्यूसली बह जाता है, उसको क्या करना है, चेक डैम लगा लगा के रोकना है, और वही पानी को रोक कर हमको खेतों में इसको क्या करना है, सिंचाई के लिए उपयोग कर देना है। क्लियर है गाइस, ठीक है। फिर 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक चलेगा कौन सा, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। मुख्यमंत्री ने बताया कि 100 नदियों के उद्गम स्थलों पर 10-10 एकड़ भूमि पर 42 करोड़ रुपए तक की लागत का पौधारोपण किया जाएगा। 1 जुलाई से 15 सितंबर तक एक पेड़ माँ के नाम से आयोजित किया जाएगा। ठीक। गंगा संवर्धन अभियान हमने डिस्कस कर लिया है। नवाचार, नीतियों और नागरिकों की भागीदारी से प्रदेश बना अतुल्य मध्य प्रदेश। क्या है नवाचार, अब भैया पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन का क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक फोकस है। क्यों, क्योंकि इनकम का सबसे बड़ा सोर्स पर्यटन भी है। ठीक। और पर्यटन एक ऐसा सोर्स है जहां सऊदी अरब या फॉरेन की जितनी कंट्रियां हैं, सब ये जान रही हैं कि आने वाला भविष्य कैसा हो सकता है, पर्यटन पे भी आधारित हो सकता है। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कैसे, होटल टूरिज्म के तौर पे, विलेज टूरिज्म के तौर पे, कि भैया विलेज लगाइए, लोग आएंगे, एंजॉय करेंगे, पेमेंट लगाएंगे, उससे लोग पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। मध्य प्रदेश शासन का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश को क्या करना है, पर्यटन हब बनाना है। चलिए मुद्दे पे जानते हैं। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और वन संपदा से समृद्ध है। प्रदेश की विविधतापूर्ण लोक संस्कृति अपने आप में विशेष है। क्या है, वर्ष 2024 में पर्यटन से संबंधित जब भी प्रश्न आए तुरंत ये डाटा लिखना है। वर्ष 2024 में 13.41 करोड़ रुपए, करोड़ रुपए नहीं सॉरी दोस्त, 14.41 करोड़ पर्यटकों के प्रदेश में आने से प्रदेश में वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अपना खास स्थान मध्य प्रदेश शासन ने बना लिया है। 13.41 करोड़ लोग आए हैं, करोड़ लोग क्या है, पर्यटन करने के लिए। अब विदेशी पर्यटन है, ये एक बार नजर देख लेते हैं। विदेशी पर्यटक कैसे आए हैं, वर्ष 2024 में 1.67 लाख विदेशी पर्यटक आए हैं, जिससे खजुराहो में 33,000, ठीक, ग्वालियर में 10,000, ओरछा में 13,000, भोपाल में 1,000 और बांधवगढ़ में 29,000, कान्हा में 19,000, पन्ना में 12,000। कुल मिला के आपको याद रखना है कि विदेशी सैलानी कितने हैं, 1.67 लाख विदेशी सैलानी आए हैं। धार्मिक पर्यटन में भी तेजी से लोगों की इनकम का सोर्स बढ़ा है। हमारा जो आप देख रहे होंगे, जो हमारा महालोक कॉरिडोर बना है, इससे लोगों की इनकम का सोर्स भी बढ़ गया है। तो क्या प्रदेश के धार्मिक स्थलों में वर्ष 2024 में 10.7 करोड़ पर्यटक आए। प्रदेश के 10 प्रमुख स्थल कौन कौन से, उज्जैन 7.5 करोड़ लोग, भाई साहब सोचिए आप लोग, 7.32 करोड़ क्या है पर्यटक आए हैं, जिससे लोगों का इनकम का स्तर ऑटोमेटिकली बढ़ गया। सोचिए बाबा महाकाल, महाकाल नहीं है भैया, सब लोगों के पेट पूजा का एक सबसे बड़ा साधन भी है। अगर बाबा महाकाल एक दिन की छुट्टी पर चले जाएं, फिर देखिए आप मजा। बाबा महाकाल याद रखिएगा कि धार्मिक केंद्र नहीं है, धार्मिक आस्था का केंद्र तो है ही, हमारे लिए आराध्य है ही, साथ ही साथ लोगों के इनकम का आधार है, लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत है बाबा महाकाल। तो बोलिए बाबा महाकाल महाराज की जय। ठीक है।
मैहर में 1.33 करोड़, और अमरकंटक में 40 लाख, सलकनपुर में 26 लाख, ये सब कुछ। विश्व विरासत स्थल 2024 में 80 लाख लोगों ने विश्व विरासत स्थल पे क्या किया, घूमने का एक अपना मन बनाया। जहाँ खजुराहो में 4 लाख लोग, भोजपुर में 35 लाख लोग, महेश्वर में 13 लाख लोगों ने क्या किया, यहाँ अपनी अपनी प्रेजेंस दिखाई। अतुल मध्य प्रदेश के रूप में पर्यटकों की एक पहली पसंद बन चुका है। वर्ष 2024 में वो हमने डिस्कस किया था, 13.41 करोड़ लोग पर्यटक आए हैं। 3 स्थायी और 15 टेंटेटिव सूची शामिल हो गई है यूनेस्को में। 3 कौन कौन सी, खजुराहो, सांची और भीमबेटका। 15 और भी हैं जो ग्वालियर, ओरछा आपका नाम सुन चुके होंगे। यूनेस्को की स्थायी सूची में खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका, सांची का स्तूप। टाइगर स्टेट है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक, आपके लिए क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट क्या है, और लेपर्ड है, घड़ियाली स्टेट है, चीता स्टेट है, वल्चर स्टेट है, ये सब कुछ आपको लिख देना है। क्लियर है गाइस? मध्य प्रदेश में 470 से अधिक होम स्टे का निर्माण हुआ है। 24,000 से अधिक अतिथियों ने यहाँ सांस्कृतिक खान पान का अनुभव लिया है। चंदेरी में भारत के पहले हैंडलूम और गांव के प्राण, फिर क्या है चंदेरी में भारत के पहले हैंडलूम, अब याद रखिएगा प्राणपुर का नाम आएगा, तो प्राणपुर ने स्थानीय शिल्पकारों को, तो चंदेरी में ही है प्राणपुर। फिर क्या है, जनजाति कला केंद्र गोंड, भील, मांडना, ये पर्यटकों का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। महाकाल लोक, ओंकारेश्वर महालोक, श्री राम वनपथ गमन, ठीक। फिर देवी लोक, राजा राम लोक, ये सब क्या है, धार्मिक पर्यटन है। और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। और ये जोड़ने के साथ साथ लोगों के इनकम का सोर्स है। ये सोचिए, समोसे बेचने वाले से लेकर, हीरा काटने वाले से लेकर, ठेला चलाने वाले से लेकर, चंदन लगाने तक, सबको भगवान सबका पेट भर रहा है। ये है पर्यटन की खूबसूरती, और यही हमारा यूनिक मध्य प्रदेश है। ठीक है। ग्रामीण पर्यटन में 63 पर्यटन ग्राम को विकसित कर दिया गया। बस हमको एक नजर देख लेना है। ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में मान्यता दी गई है यूनेस्को के द्वारा। अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी, गुप्त मंदिर, बुंदेला के महल, ग्वालियर का किला, बुरहानपुर का खूनी भंडारा, ये प्रीलिम्स के लिए भी काम आ सकता है कि चंबल घाटी का शैल क्षेत्र, भोजपुर का भोजेश्वर, मंडला जिले का रामनगर गोंड स्मारक, धमनार का ऐतिहासिक समूह, मांडू का स्मारक समूह, ये सब कुछ ये हमारे पर्यटन का एक प्रमुख आकर्षण बिंदु है। फिर वन जीव पर्यटन, तो भैया अब आपका प्रीलिम्स का फिर से रिवीजन करा रहा हूं मैं। 12 टाइगर क्या है, नेशनल पार्क है। फिर 25 वन जीव अभ्यारण्य है। ठीक है। फिर कितने टाइगर पर रिजर्व हैं, तो 9 टाइगर रिजर्व है। एट मध्य प्रदेश शासन का ये ऑफिशियल डेटा है। 12 राष्ट्रीय उद्यान, 25 वन जीव अभ्यारण्य, 9 टाइगर रिजर्व, जिसमें कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, मड़ई जैसे वन्य जीव संरक्षणों का में क्या हो रहा है क्षेत्रों में, अब पर्यटक आ रहे हैं। अभी माही आए थे, महेंद्र सिंह धोनी आए थे, कटरीना कैफ आई हुई थी, ठीक है, रवीना टंडन आए हुए थे, बांधवगढ़ जा रहे हैं, कान्हा नेशनल पार्क जा रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भैया? मध्य प्रदेश पूरी दुनिया में यूनिक है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के डेटा को, जब डेटा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को बताया, तो अभी जब घाना गए थे तो उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि मध्य प्रदेश पूरी दुनिया में यूनिक स्टेट है, जहां अपने आप में जैव विविधता और अपनी ग्रीनरी के लिए फेमस है। एक बार मध्य प्रदेश में जरूर आप पर्यटन करने जरूर आए, और यही सबसे अच्छा टूरिज्म है। ठीक है, टूरिज्म है और सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है। ठीक। प्राकृतिक पर्यटन की बात करें, अच्छा, जब भी आपका पर्यटन से संबंधित प्रश्न आएगा मेंस का, तो इंट्रो बनाइए और जितने ये डायमेंशंस लिखे हुए हैं सब बांट दीजिए और सब डेटा लिख दीजिए। आपका आंसर 10 मार्कर में 7.5 नंबर 8 नंबर से आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है। फिर है प्राकृतिक पर्यटन, जय श्री कृष्ण, रुद्र महाराज। ठीक। फिर क्या है, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य में पचमढ़ी, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। हनुवंतिया, गांधी सागर, तामिया, सैलानी आइलैंड, सरसी आइलैंड। सरसी आइलैंड कहाँ है प्रभु बताइए, प्यारे बच्चे, ऑनलाइन बच्चे, सरसी आइलैंड कहाँ है बताइए, किस जिले में है? ये आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बताइए कहाँ है। फिर सैलानी, तामिया, पातालकोट, सरसी आइलैंड, चलिए डिस्कस। फिर शहरी पर्यटन, तो शहरी पर्यटन में इंदौर 7वीं बार क्या हुआ है, स्वच्छता का उन्होंने 7वां आसमान टच कर लिया। 8वीं बार में थोड़ा सा मध्य प्रदेश में काम तो किया मध्य प्रदेश शासन ने, बट इंदौर का नाम अभी थोड़ा सा कम कर दिया गया, क्योंकि सभी प्रदेश के जो सिटीज काम कर रही थी उनको भी प्रमोट किया गया। तो अहमदाबाद पहली पोजीशन पे है। ठीक है। करंट की क्लास हम कल परसों में आपको कुछ नई चीज देने जा रहे हैं। ठीक।
और हम आपको बता दें, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। हमने कुछ अपने नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए हैं, इकोनॉमी के यूनिट 3 यूनिट 4 के नोट्स डाले हुए हैं, और जो एमपी की पॉलिटी है, मतलब क्या कह सकते हैं, पेपर 2 पार्ट 1 की यूनिट 5 फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी पीडीएफ डाली हुई है, आप जरूर देखिएगा, प्रशासनिक व्यवस्था वाली। ठीक है गाइस, फिर हमको सीधे देख लेना है, रॉ के चीफ बने हैं पराग जैन। ठीक, ये 1989 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। जब भी कोई प्रीलिम्स में इंटरव्यू में पूछे कि रॉ के चीफ कौन है, तो पराग जैन। 2 साल का एक्सटेंशन मिला हुआ है, और पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसको ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने इनको रॉ का चीफ बना दिया। फिर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बने। वैसे तो दूसरे भारतीय हैं अंतरिक्ष में पहुंचने वाले, मगर स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला क्या क्या है, तो अंतरिक्ष यात्री तो हैं ही, प्लस वायुसेना के ग्रुप कैप्टन भी है। वायुसेना का वो है रिप्रेजेंटेटिव। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने नया इतिहास रच दिया। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय। तो पहले भारतीय कौन होंगे, राकेश शर्मा 1984। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये पहला स्टेटमेंट था जब पहली बार उन्होंने पृथ्वी को देखा। और यही बात इनका भी कहना था कि हमने हमने एक गौरव का क्षण फील किया जब पूरी पृथ्वी में भारत को जब मैंने देखा, तो गौरव का क्षण फील हुआ कि नहीं, मैं एक भारतीय हूँ। ठीक है, ये है भारतीय होने का गौरव। शुभांशु ने एक अगला कदम आगे निकल गए और अंतरराष्ट्रीय स्टेशन यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। एक्सियोम मिशन, अब पूछ लिया जाएगा कौन सा मिशन था, एक्सियोम 4 मिशन है। तो एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला 4 अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पर पहुंचे। शुभांशु का यह मिशन भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है 2026 का। कौन सा मिशन, मिशन गगनयान। गल बार बार गंगा आ रहा है, जल गंगा संवर्धन अभियान कब था, 30 मार्च से लेकर 30 जून, और ये है गगनयान वर्ष 2026। ठीक है, सरसी आइलैंड डिस्ट्रिक्ट शहडोल। वेरी गुड राजीव, वेरी गुड भारद्वाज जी, वेरी गुड। ठीक, सिडबी के अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं रवि अग्रवाल। हमारे लिए काम की चीज नहीं है, हमारे लिए काम का है जानवी डांगेती। वर्ष 2029 में अंतरिक्ष यात्रा करने वाली एक एक यात्रा की बात कर सकते हैं। तो वर्ष 2023 अपनी 23 वर्ष की उम्र में जानवी डांगेती 2029 में अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाली बनेंगी। जानवी को क्या हुआ, एक कॉम्पिटिशन हुआ जिसमें इनका नाम आया, जिससे स्क्रूटनी होकर नासा इनको भेज रहा है। तो अमेरिका के टाइटन स्पेस मिशन के लिए चुना गया है। 2 बार धरती की परिक्रमा करेगी और जीरो ग्रेविटी के करीब 3 घंटे तक की रहेगी। ठीक, अब क्या है, पढ़ाई के दौरान जानवी ने नासा के 10 दिवसीय छात्र कार्यक्रम में भाग लिया। और जानवी पहले भी भारत के नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम में हिस्सा ले चुकी हैं, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, तो ये कंपटीशन एग्जाम देती रहती है, तो नासा ने स्क्रूटनी करके इनको घुमाने का प्लान बना लिया। ठीक है, ये हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री नृत्यांगना सूर्यमुखी देवी का निधन हो चुका है। मणिपुर की शास्त्रीय नृत्यांगना है, बस इतना काम कर रखना है, मणिपुर की शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है, पद्मश्री सूर्यमुखी देवी। ठीक है गाइस, बस हमारे लिए काम का यही है। सीधे आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं नदियों पर। आज है चर्चा का विषय हमारी कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, प्यारे बच्चों बताइए, प्यारे बच्चों बताइए, मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, सतना जिले से निकलती है। 63 किलोमीटर इसकी लेंथ है, मतलब 60+ किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये चित्रकूट में जाके मिलेगी। और ये प्रभु श्री राम का जो मैक्सिमम समय था 11 वर्ष, इस मंदाकिनी नदी के तट पे ही इन्होंने मैक्सिमम समय व्यतीत किया। ठीक है, देख लीजिए। और जो चलिए मुद्दे पे आते हैं। पवित्र पावनी मंदाकिनी नदी का उद्गम सतना जिले की मझगवा की पहाड़ी से है। तो प्रीलिम्स का नया फैक्ट है, मझगवा, याद रखिए मझगवा सतना जिला है। यमुना नदी के अपवाह तंत्र का हिस्सा है, 62 है, कुछ जगह 63 भी मिलेगा। ठीक, विंध्याचल पर्वत से होकर निकलती है। तो भाई याद, नया फैक्ट हो गया, विंध्याचल पर्वत 1, सतना जिला 2, मझगवा पहाड़ी 3, और यमुना नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है 4। ये 4 नए फैक्ट मिल गए। फिर ये 2 राज्यों में इनका अपवाह देखने को मिलेगा, प्रवाह देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चित्रकूट से बहते हुए मंदाकिनी नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में प्रवेश करती है और आगे चल के यमुना में ये विलीन हो जाती है। ठीक है, तो 4 फैक्ट तैयार हो गए। उद्गम कथा आप पढ़िएगा, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। याद करिए मध्य प्रदेश, क्यों
मध्य प्रदेश इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि 1/3 मार्क्स एमपी ही दिलाएगा आपको। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक। ये देखिए इंटरेस्ट में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे, मैं बाँच दूंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक। सती अनसुईया, कामदगिरी सब यहीं आपको मिलेगा। सती अनसुईया ने 3 जो उनके बाल स्वरूप में आए, उन्होंने बोला कि माँ हमें भूख लगी है, वो सती अनसुईया, देखिए आपको चीजें मिलेंगी आपको, ठीक। ठीक, पौराणिक मान्यता है माता सती अनसुईया के तप में मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ। पौराणिक कथा है सती अत्रि ऋषि की तपस्या के फलस्वरूप ये सब कुछ आपको यहाँ चीजें मिलेगी। क्लियर है गाइस? कुछ चीजें फैक्ट ऊपर नीचे हो सकती है बट आप इसको जरूर पढ़िएगा। चित्रकूट, ठीक है टिया सर, इस बार रक्षाबंधन 50% ऑफ रखना है, बिल्कुल कोशिश करते हैं। तो 17 जिले में निकलती हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्व है। मंदाकिनी नदी है, उत्तर प्रदेश में बहती है, ये याद है आपको। भगवान श्री राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ लगभग लगभग 11 वर्ष बिताए थे, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। कामदगिरी, कामदगिरी की परिक्रमा इंपॉर्टेंट है और ये नदी इसी के चारों तरफ बहती है, अपवाह प्रवाह होता है, ये देखिएगा इस पे, ठीक है। भगवान श्री राम और माता सीता को महर्षि अत्रि और सती अनसुईया का सानिध्य प्राप्त हुआ मंदाकिनी नदी के किनारे, ये है, ये आप उसको पढ़ लीजिएगा। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ राम घाट भी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि राम घाट क्या है, तो 2 राम घाट है, एक उज्जैन में और एक मंदाकिनी नदी के किनारे, ठीक। मंदाकिनी नदी की नौका विहार के लिए अद्भुत एक केंद्र है, ठीक है। फिर है क्या, सती अनसुईया, जो हमने डिस्कस किया था। माता अनसुईया ने त्रिदिवों को बाल रूप में धारण करके मातृत्व प्रदान किया था। गुप्त गोदावरी यहीं मिलेगी। मंदाकिनी नदी की गोपनीयता का विस्तार है। कामदगिरी की परिक्रमा करते हुए मंदाकिनी नदी के यहाँ दर्शन होते हैं। बस यही चीज आपको इसमें फैक्ट के रूप में है। 62 किलोमीटर की लंबाई है। अगेन मैं रिवाइज करा देता हूँ, ये कहाँ से निकलती है, तो सतना जिले के कौन से मझगवा पहाड़ियों से निकलती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का इसका भाग है। ये छोटी छोटी फैक्ट है। कामदगिरी, सती अनसुईया, भगवान श्री राम, ये सब कुछ आपको मर्ज कर देना। 2 राज्यों से गुजरेगी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है गाइस? क्लियर है, समझ में आ रहा है? मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगा। अब भारत सरकार ने नवीन खेल नीति जारी की है वर्ष 2025 को, खेल नीति 2025। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में राष्ट्रीय खेल नीति, क्या है, एनएसपी, नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2025 लॉन्च की है। क्या है, पहली खेल नीति कब आई, आपके लिए प्रीलिम्स का प्रश्न है, तो 2001 में खेल नीति आई। तो क्या है लिखा है, देखिए, नई राष्ट्रीय खेल नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। एनएसपी 2025 का लक्ष्य है भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित करना। कारण क्यों, वर्ष 2036 हम ओलंपिक का दावा ठोक चुके हैं कि भैया हम ओलंपिक कंडक्ट हम कराएंगे। तो खड़ागोत तब नेता तब बनोगे जब आप खुद भी लायक हो। तो भारत सरकार कोशिश कर रही है कि हम उस तब तक हम लायक बन जाएंगे जब पूरी दुनिया को कंधे से कंधे मिलाकर हम काम करने की तैयारी पे होंगे। बस वही है 2047 तक का उद्देश्य है कि वर्ष 2047 तक शीर्ष 5 जो राष्ट्र हैं खेल के क्षेत्र में, भारत को पहुंचना उसका लक्ष्य है। बस, ठीक। 5 स्तंभों पर आधारित होगी नई खेल नीति। कौन कौन से, वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, लोगों के आंदोलन के रूप में खेल को स्वीकार करना और राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के माध्यम से शिक्षा को खेल को भी शामिल करना। ये इसका मेन पॉइंट था, ठीक है गाइस। नीरज चोपड़ा बने विश्व के नंबर 1 भाला फेंक। तो भैया 9 महीने के बाद फिर से हमारे नीरज जी आए हैं पहली पोजीशन पे। पहली पोजीशन पे क्या था, एंडरसन पीटर्स को पछाड़ दिया। एंडरसन पीटर्स पहले पोजीशन पे चल रहे थे, अब नीरज चोपड़ा फिर से वापस आए। क्लियर है गाइस? फिर भारत के आर प्रगनंदा ने जीता उज चेस मास्टर्स। तो बस आपको ध्यान नहीं रखना। यूएस ओपन सुपर 300 में आयुष शेट्टी ने जीता पहला BWF टूर। बस आपको याद रखना है आयुष शेट्टी, बस ज्यादा नहीं सोचना। आईसीसी ने अपने कुछ रूल्स चेंज किए हैं क्रिकेट के। जो प्यार करने वाले दोस्तों, आपके इंटरव्यू के लिए सेगमेंट है कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो भैया देख लो। आईसीसी ने कहा कि अगर क्षेत्र रक्षण टीम गेंद करने पर अगर लार का उपयोग कर देती है, लार उपयोग कर ले गीला करती है, तो अंपायर के लिए तुरंत गेंद बदलना अनिवार्य अब नहीं होगा। अगर बल्लेबाज कैच आउट के विरुद्ध डीआरएस लेता है और रिव्यू में गेंद बल्ले की जगह पैड से लगती है, तो बल्लेबाज को एलपीडब्ल्यू आउट करा दे दिया जाएगा।
अब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए इस चीज को थोड़ा सा आप जरूर देख लीजिएगा। खेल मंत्रालय ने देश की पहली गोल्फ लीग को यहाँ मंजूरी प्रदान कर दी है। क्लियर है, बस ये काम की चीज है। अंतिम पीडीएफ है, इसके बाद हम यहाँ से समापन लेंगे। जनगणना का चरण चालू हो गया, वर्ष 2026 से चालू होगी, अक्टूबर से, ये आपको फैक्ट है। मुझे लगता है कि आपका ये तैयार होगा। साथ ही साथ अब मिशन, हाँ चलिए, हमारा जो स्पेस मिशन है उस पर भी भारत धीरे धीरे तेजी से आगे पहुंच रहा है। गगनयान 2026 का टारगेट ही है। हमारे जो शुभांशु शुक्ला जी हैं वो हम पहुंच चुके हैं। कहाँ? अभी अंतरिक्ष जो स्पेस मिशन है वहाँ भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पहुंचे हैं, स्पेस स्टेशन पहुंचे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। और क्या है मेन इंपॉर्टेंट चीज? विज्ञान और अध्यात्म दोनों हमारे राष्ट्रीय शक्ति हैं, ये हमारे मोदी जी का कहना है। चंद्रयान मिशन की सफलता ने बच्चों को रुचि बढ़ाई है। बस ये देखना है कि इसका कीवर्ड्स क्या है। तो भारत के गगनयान मिशन की सफलता का आधार स्तंभ बनेगा ये मिशन। भारत दुनिया के लिए अंतरिक्ष की नई संभावनाओं का द्वार खोलने जा रहा है। कुल मिला के मोदी जी ने उनसे इंटरेक्शन किया, पूछा कि कैसा आपका हाल चाल है, कैसी दुनिया लगती है, कैसा भारत लगता है, ये सब कुछ डिस्कशन किया। और कहीं ना कहीं पूरे प्रत्येक 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से उन्होंने उनको एक आत्मविश्वास प्रदर्शित किया कि पूरा भारत आपके साथ है, पूरा भारत को आप पर गौरव है। यही सब चीजें पूरे देश को एक साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है गाइस, तो बस एक बार देख लीजिएगा, माई भारत 2.0 अमृत पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए 2047 तक विकसित भारत को विजन। अब क्या है वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक बार देख लीजिए माई भारत क्या है। तो डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को दिशा, उद्देश्य और अवसर के साथ सशक्त बनाने के लिए वन स्टॉप समाधान माई भारत की कल्पना रखी। क्या है माई भारत? तो माई भारत 2.0 एक एकल विंडो डिजिटल इकोसिस्टम है जो युवा नागरिकों को करियर निर्माण के अवसर, कौशल विकास, नागरिक जुड़ाव के साथ जुड़ने का मौका देता है और सेवा भाव की भावना निहित प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। तो माई क्या है? या देखिए माई भारत 2.0, जब भी आपका स्किल डेवलपमेंट से चीजें संबंधित आए या रोजगार से संबंधित आए, तो माई भारत 2.0 आपको भारत सरकार के इनिशिएटिव के तौर पे आपको जोड़ना है। जाते जाते मैं आपको प्रीलिम्स का एक आपको सेगमेंट देता जा रहा हूँ कि जब भी आप प्रीलिम्स तैयार करें तो प्रीलिम्स केवल एक किताब से दूसरी किताब यहाँ वहाँ भागने की कोशिश मत करिए। हम क्या करते हैं जनरली कि प्रीलिम्स जब पढ़ते हैं तो कोंटे से कोंटे तक पढ़ते हैं, किताब के पहले पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने। पेपर कभी ऐसे नहीं आता है दोस्तों, पेपर आता है सिलेबस से, और सिलेबस को आप पहले बाजू में रखिए, फिर पढ़िए। कि जैसे एक फिक्स क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ 45 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से आते हैं। हम सबसे पहले मध्य प्रदेश पढ़ते हैं, फिर उल्टे क्रम में पढ़िए, यूनिट 10, यूनिट 9, यूनिट 8, यूनिट 7, यूनिट 6, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बाद में पढ़िए। जो एकदम आने वाले सेगमेंट है उनको पहले डन कर लीजिए। 70 to 80% अगर आपका कवर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली 20% आपका कवर हो जाएगा। एमपी में जब आप पढ़ें तो टारगेट बनाए कि एक प्रश्न हमेशा फील करिएगा, एक नदी से आता है, नदी कंप्लीट, एक नदी जोड़ो परियोजना से प्रश्न आता है, परियोजना डन, एक वन से क्वेश्चन आता है, वन आप चेक लिस्ट बना लीजिए, वन डन, वन को पूरा पढ़िए, उसका एमसीक्यू लगा लीजिए, कंप्लीट हो गया, आपको आत्मविश्वास आएगा। फिर सिंचाई से जुड़ी परियोजनाएं पढ़ लीजिए, एमसीक्यू लगा लीजिए, डन। फिर वन पढ़ लीजिए। ऐसे करते करते जब आपकी चीजें होंगी प्रमुख, देखिए साहित्य से एक प्रश्न आना है या साहित्यकार से प्रश्न आना है, आपको पता है हर बार आता है। आरक्षित प्रश्न है तो भाई आपको देख लेना है कि साहित्यकार पूरे पढ़ लो, इंपॉर्टेंट आते हैं, डन। फिर आपका है भारत सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित पुराने प्राचीन पुरातात्विक स्थल से प्रश्न आएंगे, तो पुरातात्विक मंदसौर से या उज्जैन से या अमरकंटक से इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इसको डन कर लो। और ऐसे करते करते टॉपिक वाइज आप पढ़ाई करेंगे, निश्चित तौर पे प्रीलिम्स आपका निकलने जा रहा है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए जुड़े रहें चैंपियन स्कोर के साथ। यूट्यूब में हमेशा कुछ ना कुछ हम आपको देंगे, हम ऐसा कुछ देंगे जो आपके जीवन में और आपके एग्जाम निकालने में हमेशा आपके लिए एक सार्थक हम अपना कंट्रीब्यूशन आपको देने जा रहे हैं। मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।